गुरु कुमारशिष कुंभ है, गारे गारे खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर बाहे जो। हमें थोड़ा समय चाहिए होता है अपने लिए, अपने दोस्तों से बात करने के लिए। हाँ, मुझे अपने दोस्त बहुत पसंद है। मम्मी से पूरे दिन की बातें बतानी है, 1 घंटे तक उनको बताना है क्या जैसा हुआ वैसा हुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। भविष्य के डॉक्टर इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि जो डॉक्टर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के पढ़ाई या स्टडी कर रहे हैं, उनके साथ हम बात करने के लिए पहुंचे हैं। और बात हम ये करने जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि ये यहाँ तक तो पहुंचे हैं और इसके बाद वो आगे क्या करेंगे और यहाँ तक पहुंचने के पीछे किन कठिनाइयों का सामना किया। तो ये आप देख ही रहे होंगे मेरे ठीक पीछे कि कितने सारे यहाँ पर ये मौजूद हैं डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स हैं, जिनको हम कहते हैं जब जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, खास करके किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में जब हम पहुंचते हैं तो इन्हीं जूनियर डॉक्टर से ही पहले हमारा सामना होता है, क्योंकि ये इंटर्न के तौर पे बतौर वहाँ पे काम करते हैं और जो प्राथमिकी उपचार होता है वो सबसे पहले यही शुरुआत करते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं इन्हीं से कि यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ तक पहुँचने से पहले किन किन कठिनाइयों का इन्होंने सामना किया है। क्या नाम है और पहले अपना बैच बता दीजिए। मैं हर्ष कुमार सिंह एमबीबीएस 2021 बैच से हूँ, तो मैं सभी सेकंड ईयर में हूँ। आप यहाँ पहुँचे हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग करी, घर पे माँ बाप कितना पढ़ाई करते थे, कितना टाइम देते थे, डांट खाते थे, नहीं खाते थे, वो सब बताएं। मैं तो देखिए ये आकाश से कोचिंग करी थी मैंने। मैं तब तो बहुत पढ़ता था, बहुत एंट्रेंस टेस्ट आसान नहीं होता है, कंपटीशन इतना होता है, तो वही 12-15 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। तो बस वही सब मेहनत करके 2 साल पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, आ गए थे यहाँ पे। बस 12-15 घंटे की पढ़ाई करते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने क्लियर किया और ये एमबीबीएस सेकेंड ईयर के छात्र हैं। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं और ये इन्होंने कितनी देर पढ़ाई करी और यहाँ तक जो पहुँचे हैं, इसके पीछे जब डॉक्टर बन जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इनका सबसे पहला एम क्या होगा जब इनकी जेब में रुपए आएगा, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे जब आपके जेब में रुपए आ जाएगा? थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन वर्क पे थोड़ा देंगे कि बाहर लोगों का भी फ़ायदा हो, और कोशिश करेंगे अगर उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि पैसा है अच्छा सा, तो फिर गरीबों का इलाज मुफ्त में करने की कोशिश करेंगे। कहाँ के रहने वाले और किस बैच के हैं आप? मैं एमबीबीएस 2021 बैच का और मैं नोएडा से हूँ। नोएडा से हैं, एमबीबीएस के छात्र हैं। लड़कियां जो कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं वो भी हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कहा जाता है कि आमतौर पे लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो शादी ब्याह करके उनको भेज दिया जाता है, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी पढ़ लिख करके अपनी काबिलियत से एक मुकाम हासिल कर रही हैं। तो उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ तक पहुँची हैं, क्या इनके घर में कभी नहीं कहा कि नहीं नहीं छोड़िए, आप ये पढ़ाई मत करिए और आपका तो शादी ब्याह ही होना है। आप कौन सी बैच की हैं मैम और क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना चौहान है और मैं एमबीबीएस 2022 बैच से हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ अभी। सर एक्चुअली किसी भी बैकग्राउंड से पहले तो एक बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरा बैकग्राउंड बहुत पिछड़ा वर्ग का है, लाइक ओबीसी कैटेगरी है मेरी। तो उस बैकग्राउंड से जहाँ पे लड़कियों की शादी जल्दी करा दी जाती है, उस समय में भी मेरे परिवार ने मेरे अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट लग रहे थे, लाइक 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट लग गए थे, फिर भी माँ बाप ने कभी निराशा नहीं जताई और वो कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहे कि नहीं बेटा तुमको करना है, तुमको आगे जाना है। क्योंकि वो एक जो चाहत होती है माँ बाप के अंदर, वो बहुत ज़्यादा आज की सोच से बहुत आगे उठ गई है कि नहीं हमें लड़कियों को भी आगे जान, हमारे सारे बच्चे एक बराबर हैं घर में। सो उनका तो ये था कि नहीं हमारे बच्चे आगे जाने चाहिए और उनका लाइफ का मोटिव ही यही था कि हमारे बच्चों को सफल बनाना है। तो उनके प्रयास से और कॉन्स्टेंटली मेरे प्रयास से अभी हम यहाँ हैं। आपके माँ बाप क्या करते हैं? मेरे पापा इंजीनियर हैं और मम्मा हाउसवाइफ हैं। मम्मा हाउसवाइफ है और पापा इंजीनियर हैं। तो शुरुआत से ही ये रहा कि आप पढ़ाई करिए और निकलिए। उन्होंने बताया कि हम ओबीसी बैकवर्ड से आते हैं तो इसलिए जल्दी शादी कर दी जाती है, लेकिन इनके घर में ऐसा नहीं है। पढ़ाई करिए और आगे मुकाम हासिल करिए। और भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका और किस बैच की हैं? जी, मेरा नाम आकृति मिश्रा है और मैं एमबीबीएस 2022 बैच की हूँ। आप जब यहाँ पे आई, आप स्टडी कर रही हैं, इससे पहले आपने कोचिंग की होगी, कोचिंग से पहले घर में रही होंगी, इंटर 12 हाई स्कूल इंटर किया होगा,
उस दौरान का सफर बताइए और इस दौरान के सफर में क्या अंतर है, वो पढ़ाई और इस पढ़ाई में क्या क्या। जी, मेरा जो 11वीं और 12वीं की जो पढ़ाई थी वो घर पे ही हुई, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, तो मेरी जो कोचिंग थी वो भी ऑनलाइन ही चलती थी। तो मैं इस बात से बहुत खुश थी कि मुझे असलियत में कॉलेज आके अपने दोस्तों के साथ पढ़ने का मौका मिला। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि घर पे एक अलग फीलिंग होती है, एक अलग मज़ा होता है घर पे पढ़ने का। लेकिन कॉलेज में, हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ रहने में भी उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, जो हर आदमी को लाइक उसको दे शुड बी एबल टू इनकलकेट इट। उनको ये जो एक्सपीरियंस है, इट इज़ वेरी मोमेंटरी। हमें ये जो पल है हमारे कॉलेज का, वो हमें चेरिश करना चाहिए। हमें ये बहुत हमारे अंदर दिल में रखना चाहिए, क्योंकि दिस विल नॉट कम बैक। ये समय हमारे पास वापस नहीं आएगा। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने ये कॉलेज चुना और मेरे पास इतने अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे। तो पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों के साथ, इनको मजा आता है, आए हैं। कभी कल्पना करी थी, कभी ये सोचा था कि हॉस्पिटल पहुंचेंगे, रोते बिलखते लोग होंगे, आएंगे, कैजुअलिटीज देखेंगे, कभी कल्पना करी थी? और ऐसा दृश्य, ऐसी तस्वीरें जब आती है तो आपके मन में क्या चलता है? जी, मुझे हमेशा से डॉक्टरी की पढ़ाई करनी थी और मुझे दूसरों के उद्धार करने में अपनी एक खुशी मिलती है। और जब हमारे विज्ञान में ऐसी डेवलपमेंट है कि हम सारे लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, उन्हें अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हम उन्हें ठीक कर सकते हैं, किसी भी रोग से हम उन्हें लाइक वी कैन रिलीव देम। तो मुझे लगता है कि हमारा एक सोसाइटी का एक रोल होता है कि हम लोग उन्हें ट्रीट कर सकें, और हम डॉक्टर्स उसी रोल को बस एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ला पा रहे हैं। सो मैं इसमें मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इस सपने को सच कर पा रही हूँ। तो अगर मैं किसी को भी देखती हूँ जो किसी भी दुख में, हम आप देख सकते हैं हमारे हॉस्पिटल में कितने सारे पीड़ित लोग आते हैं, तो मुझे उन पे दया के साथ साथ ये भी एक मतलब एक फीलिंग आती है कि मैं उन्हें ट्रीट कर सकती हूँ, और उनकी खुशी जब वो ठीक हो जाते हैं, मुझे यही चीज़ आगे बढ़ाए लगती है कि मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए और मुझे जानना चाहिए कि हम उन्हें कैसे अच्छी तरह से ट्रीट कर सकें, और यही हमारा रोल है इस कॉलेज में। यही रोल है हमारा कॉलेज में। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। मेडिकल कॉलेज की तमाम वीडियोस और फुटेज वायरल होती हैं, रैगिंग सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ होता है? तो आप कहाँ जाते हैं? जो क्योंकि ये जो वीडियो दर्शक देखेंगे, जो और स्टूडेंट देखेंगे, वो आपसे ही इंस्पायर होंगे कि क्या करें उनसे बचने के लिए। और जब रैगिंग होती है तो कैसे आवाज़ उठाते हैं आप लोग? जी, पहली बात तो ये है कि हमारे बीच ऐसी कोई रैगिंग जैसी कोई समस्या आती नहीं है। ये रैगिंग जैसी ये बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में होता है कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा हुआ है जहाँ पे लोगों को परेशान किया गया है, उन्हें नीचा दिखाया गया, उनके सीनियर्स ने उन्हें उन्हें परेशान किया है। आखिर में जो हमारे सीनियर्स होते हैं, कबीर ने एक बहुत अच्छा दुआ कहा था कि गुरु कुमार शिष कुंभ है, गारे गारे खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर बाहे चोट। मतलब हमारे सीनियर्स भी उसी कुम्हार की तरह है कि भले ही वो शक्ति थोड़ा सा दिखा सकते हैं हमें, लेकिन हम वो नहीं समझ पाते हो कितना हमें सहारा देते हैं अंदर से, और हमें वो रूप देते हैं जो आज हम बने हैं। हम जब घर से आए थे तो हम ऐसे नहीं थे, हमारे अंदर डॉक्टर वाले गुण नहीं थे, ना ही हम उतने संयम, ना ही हमारे पास संयम था, ना हमारे पास बात करने का तरीका था। उसे रैगिंग कहना तो बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि वो बस हमें सिखाते हैं और इसका बहुत ही गलत प्रदर्शन होता है इंटरनेट पे, या फिर फोटोज के थ्रू, या फिर वीडियोस के थ्रू। मैं ये नहीं कहती कि वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है या फिर समाज में प्रचलित नहीं है, वो है। लेकिन हमारे यहाँ वैसा बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि हमारे हर लेवल पे, चाहे वो हमारे टीचर्स हो या हमारे सीनियर्स ही हो, अगर एक कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो आपके साथ 50 आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आप पहले उनके पास जाइए, वो नहीं तो आप पहले अपने टीचर्स के पास जाइए, और हर स्टेप पे, हर मुकाम पे आपको कोई ना कोई ज़रूर ऐसा मिलेगा जो आपको ये सिखाए कि, जो आपको बचाए और उनके खिलाफ कड़क से कड़क कदम ले, और जिससे कि ये वापस से किसी के साथ दोहराया ना जाए। वापस किसी के साथ दोहराया ना जाए, ऐसे कड़े कदम उठाए जाएं। जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम और बैच बता दीजिए। मेरा नाम ऐशना मौर्य है, मैं एमबीबीएस 2022 बैच से हूँ। आप जब यहाँ पे स्टडी के लिए आए तो पहला सवाल मन में क्या था? और अभी आप 1 साल आई थिंक बीत चुके हैं, तो अब क्या है, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ उस सवाल को लेकर के? जब यहाँ आए थे मतलब सब कुछ एकदम नया नया था, कि पहले आने से पहले तो मतलब बस एक इमेज थी कि ऐसा होगा, ऐसी लाइफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ आने के बाद मतलब एकदम ही चेंज था सब कुछ, मतलब पॉजिटिव वे में चेंज था। अब यहाँ लग रहा है कि 8 महीने इतना जल्दी बीते हैं, काफ़ी कुछ सीख लिया इन 8 महीनों में। मतलब ओवरऑल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ है, वो खुद देख के 8 महीने पहले लगता है कि कितना अच्छा चेंज आ गया है।
तो ये डिफरेंस तो लगता है। अच्छा, ये डिफरेंस लगता है। 8 महीने बीत चुके हैं। जब यहाँ पर आप कहाँ, ये लखनऊ लोकल की हैं? जी नहीं, मैं इलाहाबाद। जब कभी घर की याद आती है तो आप क्या करते हैं? अब वैसे मैं इलाहाबाद से हूँ, ज़्यादा दूर तो है नहीं घर, तो बीच बीच में आना जाना तो हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पे दोस्त इतने अच्छे हैं कि वो दोस्त इतने अच्छे हैं और सीनियर्स हमारे इतने सपोर्टिव हैं कि वो पूरा यहाँ भी एक फैमिली ही है। वो कहीं से घर की कमी पूरी नहीं हो रही थी, कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो सब यहाँ सपोर्ट के लिए हमेशा रहते हैं। देखिए, मैं आपसे इसलिए ऐसे बात कर रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा कि ये तो घर के बारे में भी पूछ रहे हैं और इंटर स्टडी के बारे, मतलब पढ़ाई के बारे में। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट जो ये देखेंगे वीडियो, वो जाने और समझे कि जूनियर और जो सीनियर होते हैं उनके बीच में जो समन्वय होता है वो पूरी तरीके से बना हुआ है। और उसका कारण एक जीता जाता उदाहरण है, इन्होंने कबीर के दोहे के साथ बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। चूंकि हम ऐसा भी सोच रहे थे क्योंकि यहाँ पर सीनियर भी मौजूद हैं, हालांकि उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर सीनियर मौजूद हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको देख करके आपने ये दोहा कहा और बटरिंग। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि जब हम यहाँ पे आए थे तो हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। मेरा परिचय जो पहले था वो अब बिल्कुल भी नहीं है। ना इतने बात करने की तमीज़ क्या, क्योंकि आपके पास जो इंसान आता है वो अपने सबसे अच्छी स्थिति में नहीं आता है, वो अपने सबसे नाज़ुक स्थिति में आता है जब उसे संयम की ज़रूरत होती है, जब उसे शांति की ज़रूरत होती है। और तब आप अपने ऊपर, जब हमारा नीट में सिलेक्शन होता है तो हम सबके पर निकलते कि अब तो हम ही दुनिया के राजा हैं। तो उन पर को समेट के रखने के लिए और उस समय संयम से व्यवहार करने के लिए कि जो आपके पास मरीज़ आया उसका आप सिर्फ उसका मर्ज़ ना ठीक करें, उस मरीज़ को ठीक करें, वो डेवलप करने के लिए सीनियर्स की और टीचर्स की, हर लोग की ज़रूरत होती है। और ये वही है जो हमारे अंदर इनकलकेट करते हैं। उनके बिना हमारे अंदर ये मुमकिन नहीं है कि हमारे अंदर ये डेवलप हो और हम ऐसे बने जैसे हमें चाहिए बनने। समाज को जैसे डॉक्टर चाहिए वो बनना उनके खिलाफ बिना बिल्कुल ही नामुमकिन था। नीट क्लियर कर लेते तो हम राजा हैं, ऐसा नहीं है। हमें सरलता से पेश आना चाहिए। देखिए, इन्होंने बताया तो बड़ी बखूबी से, अच्छे से। इनसे ये भी जानने की कोशिश की, कहा जैसे हम आम जनता ही हैं। हम जब हॉस्पिटल जाते तो हमारे माइंड में रहता है कि बस इलाज मिल जाए किसी तरीके से, लेकिन कुछ और है। उनका थॉट ये रहता है कि हम वहाँ पहुँचते हैं और लोगों का मानना है कि पहुँचते हैं, डॉक्टर अगर प्यार से बोल दे तो 50% मर्ज ऐसे ही खत्म हो जाता है। कितनी वास्तविकता है इसमें? ये बहुत ज़्यादा, ये बिल्कुल ही सच्चाई है। आप खुद भी देखिए, अगर आप दर्द में हैं और अगर आप माँ के पास जाते हैं, माँ हँस के कह देती है, कोई नहीं बेटा, तुम तो बस गिर गए, कुछ चोट नहीं लगी, देखो मैं अभी ज़मीन को मार देती हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। उसका दर्द आधा उसी समय ख़त्म होता है। आप मुस्कुरा के कहिए मरीज़ को कि अरे कोई नहीं, आप भरोसा रखिए भगवान पे, आप भरोसा थोड़ा हम पे भी रखिए, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आधा तो उस उम्मीद से, उस भरोसे से उसका दर्द खत्म हो जाता है कि नहीं, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और यही चीज़ आधी, जैसे आपने कहा, आधी दुख तो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो उसका बहुत ही बड़ा सब यहाँ पे एक स्कोप होता है कि हमें एक अच्छे से मुस्कान भरी बात तो ज़रूर रखनी चाहिए हमेशा। मुस्कान जब चेहरे पे हो तो आधा मर्ज खत्म हो जाता है। इस बात से ये जूनियर डॉक्टर हैं, ये भी सहमत हैं। सभी डॉक्टर सहमत हैं या नहीं जानते हैं। ये सीनियर डॉक्टर हैं, किस बैच के हैं, क्या नाम है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है और सर किस बैच के हैं? मेरा नाम कृष्णकांत भारद्वाज है। मैं एमबीबीएस फाइनल ईयर का हूँ, 2019 बैच। आधा मर्ज चेहरे के मुस्कान से ही ठीक हो जाता है। आपके जूनियर, हालांकि अब ये जूनियर हैं, कबीर के दोहे के साथ इन्होंने सीनियर की बड़ी तारीफ करी है। आपका क्या कहना है? देखिए, तारीफ़ करिए वो तो खैर उनका एक्सपीरियंस है। हाँ, ये जो बात है कि मुस्कान के साथ मतलब मरीज़ डॉक्टर के चेहरे पे मुस्कान देखेगा, उसे लगेगा कि डॉक्टर किसी भी बात से परेशान नहीं है। अगर मैं खुद परेशान रहूँगा, डॉक्टर खुद परेशान रहेगा, मरीज़ के मन में आएगा कि ये खुद परेशान है, मेरी परेशानी का कैसे इलाज देंगे। इस वजह से हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट देख के उन्हें लगेगा कि हाँ, इन्हें मतलब ये ठीक सही व्यक्ति के पास आया हूँ और ये मेरा इलाज कर सकते हैं। इस बात का भरोसा रहता है उनसे, और जहाँ भरोसा रहेगा आधा इलाज वहीं पे हो जाता है। बिल्कुल, जहाँ भरोसा रहेगा आधा इलाज वहीं हो जाएगा। किस बैच के हैं, क्या नाम है? सर आदित्य बैनर्जी, एमबीबीएस 2022 बैच। ऐसा क्या करें जब मरीज हॉस्पिटल में पहुंचता है और आपको देखता है तो उसको ये लगे कि मैं सही डॉक्टर के पास आया हूँ? हम लोग को वाइपर का ट्रीटमेंट सिखाया जाता है, तो उसमें सिखाया जाता है बाकायदा कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, पेशेंट्स से कैसे इंटरेक्ट किया जाता है। तो सब उसी प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि उसे कंफर्टेबल रहे पेशेंट भी और बैरियर ना रहे थोड़ा। अच्छा, ये क्लास भी होती है कि मरीज को कैसे सामने जब आए, आपके सामने बैठे टेबल पे, तो कैसे उसको ट्रीटमेंट देना और उसके साथ कैसा व्यवहार करना है? उस क्लास में क्या क्या होता है? कबीर के दोहे के पास फिर चलते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे तेज और सबसे लाउडली, और हमें लगता है कि
मीडिया से पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, ताकि ये खुल के बोल रही हैं, बात कर रही हैं, तो इन्हीं से जानते हैं। तो ये जो क्लास होती है, उस क्लास में कैसे टीचर्स या जो भी आपको सिखाते हैं, क्या क्या होता है उसमें? सबसे पहले तो जो हमें सिखाया जाता है कि डॉक्टर शब्द का अर्थ क्या है। तो डॉक्टर शब्द का वास्तविक अर्थ होता है शिक्षक। तो वो शिक्षक हमें ये सिखाते हैं कि जब आपके पास मरीज आता है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको सिर्फ उसका दुख नहीं, आपको उससे सिर्फ बीमारी नहीं ठीक करनी है, आपको मरीज को ठीक करना है। तो सबसे पहले तो जो दया की भावना, उसे ना रखें, हम ये रखें कि अगर ये मरीज आया तो इसके सारे दुख मुझे हटाने, एम्पैथी की भावना सबसे ज़रूरी है। दूसरा, हमें उससे बात कैसे करनी है। अगर आप उसे रूडली बात करेंगे, उसे समय नहीं देंगे, अरे ठीक है तुम तो ठीक हो जाओगे, अरे चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी पूरी बात नहीं सुननी है, अगर ये चीज़ होगी तो वो नहीं हो पाएगा। दूसरा, आपके जो बात करे उसी के साथ आपको ये भी ख्याल रखना है कि उसके साथ जो अटेंडीज आए, आपको उसका भी ध्यान रखना है। आप उसके सारे दुख इत्मीनान से सुने, वो जो बताया हर चीज़ का नोट डाउन करे, हर चीज़ को देखा। अब उसमें से वो तो 10 दुख बताएगा आपने, लेकिन उसमें से कौन सा मेन है, किस पे आपको काम करना है, उन सिम्टम्स को पहचानना वो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ ही हमें ये भी सिखाते हैं क्लासेस में कि अगर आपने एक चीज़ सीख ली है तो वो अंत नहीं है। ये जो जीवन है, इसमें आपको डॉक्टर की जो जीवन है उसमें नए दिन डेली नया इंसान आता है, वो हमेशा दूसरे वाले से अलग रहेगा। हो सकता है बीमारी अलग हो, लेकिन उसके ऊपर इफेक्ट आ रहे होंगे वो अलग होंगे। तो हमेशा आपको एक लर्नर की तरह काम करना है, हमेशा आपको सीखना है। तो इन सब चीज़ों की भी ज्ञान हमें हमारे कक्षाओं में दी जाती है। इनकी कक्षाओं में ज्ञान हमेशा दिया जाता है, हर रोज़ एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, ऐसा भी पढ़ाया जाता है। सुबह आप कितने बजे आ जाते हैं और कितने बजे यहाँ स्टडी करके निकलते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं जा करके रूम में? ये सभी से पूछना है, ये सभी से जानने की, क्योंकि हर माइंड थॉट अलग अलग होता है, ये सभी से मैं जानूंगा, यही क्वेश्चन है मेरा। जैसे अभी हम लोग फर्स्ट ईयर में हैं, तो हम लोग की तो मोस्टली क्लासेस ही लगती हैं। जैसे हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स नहीं होती कुछ हमें, तो सुबह 8 बजे से हमारी क्लासेस होती हैं 4 बजे तक। बीच में हमको ब्रेक मिलता है 1 से 2 लंच का। और आप? वो वापस जाने के बाद, हॉस्टल जाने के बाद पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अभी प्रॉफ सारे टर्मिनल्स आ रहे हैं तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है। एंड वाइवास वगैरह भी आते रहते रेगुलरली, तो थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा रहता है। पढ़ाई का इतना प्रेशर रहता है कि यहाँ पे भी पढ़ाई, और हॉस्टल जैसे ही पहुंचे वहाँ पे भी पढ़ाई? हाँ, थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ है, थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, मतलब थोड़ा मेरे लिए, मुझे मुश्किल लगता है। नहीं नहीं, आपको नहीं, ये सभी को मुश्किल लगता है, हमको भी मुश्किल लगता है। ऐसा नहीं, आपको लगता है, जैसे हम आपके सामने हैं ना, तो ये जो हम ये बात कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में माइक देख रहे हैं, ये हमने कितना पढ़ा है ये हम आपको बाद में बताएंगे, अभी बता देंगे शायद हमारे सर नाराज हो जाएंगे। तो आप बताइए। 4 बजे क्लास से फ्री होने के बाद या तो लाइब्रेरी चले जाते हैं, या थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कुछ खा पी के उसका लाइब्रेरी जाते हैं। फिर शाम के टाइम काफ़ी बार ऐसा होता है 6 से 8 हमारी इवनिंग टीचिंग भी होती है वार्ड्स में, तो हमारे केस अलॉट हो जाता है, हमें जाके केस देखते हैं, फिर बताते हैं बॉस को हमने केस ले लिया, वो हमें थोड़ा सा पूछते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। वहाँ से 8 से 9 बजे तक फ्री होते हैं, खाना पीना खाओ, फिर थोड़ा बहुत फ़ोन चला के सो जाते हैं, घर का बात वगैरह करके। मैं ऐसा सबसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि पढ़ाई के बाद आप जब हॉस्टल या रूम लेकर के रहते, जब जाते हैं तो क्या करते हैं? तो जो आम जनता है या और लोग हैं वो सोचते हैं कि पढ़ लिया, एप्रन पहन लिया और क्लास अटेंड करे, उसके बाद ये मौज मस्ती करते रहते। तो उसके पीछे की जिंदगी क्या है स्टूडेंट की, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैम, हालांकि ये सीनियर हैं, इनसे बात करने की कोशिश करी थी, इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन पढ़ाई के बाद क्या करती है इतना तो बता ही सकती है मैम। हम 4 बजे जब क्लास छूटती है उसके बाद हम जाते हैं, पहले नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर 6 से 8 अगर क्लास होती हैं पोस्टिंग्स की तो वहाँ पे चले जाते हैं, अगर नहीं होती है तो उस टाइम पे हम पढ़ाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद खाना पीना खाते हैं, फिर दोस्तों से बातें करते हैं और घर पे बात होती है। उसके बाद फिर से पढ़ाई कर लेते हैं। या सीनियर फिर होने का फायदा देखा आपने, पहुंचते हैं, खाना पीना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर घर पे बात करते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, ये सीनियर होने का फायदा है। और आप? जी, हमारी 4 बजे के बाद जैसे क्लासेस ख़त्म होती हैं तो मैं तो पहले जाके थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर पढ़ाई कर ली। फिर जैसे अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, ऐसे हम वो इतने पूरा दिन पढ़ते रहते हैं तो कई बार हम लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उससे आगे चल के प्रॉब्लम हो जाती है। तो 1-2 घंटा मैं बाहर जैसे खेल लिया या फिर कुछ वर्कआउट कर लिया, इस पे भी ध्यान देते हैं। फिर रात को फिर पढ़ लिया। तो खाना पीना हर चीज़ में मतलब थोड़ा शेड्यूल सही से बना के रखना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल, पढ़ाई के बाद शेड्यूल बना के रखना चाहिए, थोड़ा खेल कूद वर्कआउट भी कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर ही जब बीमार पड़ जाएगा, जूनियर जो आने वाले भविष्य के डॉक्टर हैं, तो थोड़ी तकलीफ तो होगी, हमको भी तकलीफ होगी, हो सकता है हम जाएं और हमें ही इलाज ना मिले,
और हमें जो मर्ज है वो उसकी आप डॉक्टर हो। बिल्कुल सही बात। तो आपके पास हाँ फिर आ गई कबीर के दोहे के पास हम फिर आ गए। आप क्या करती हैं? मेरा तो लाइक 8 से 4 जैसे हमारी क्लास होती है, उसके बाद मैं जाती हूँ तो मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती मैं कुछ पढ़ लूँ, तो सोना कंपलसरी है। फिर उसके बाद खाना-पीना और फिर मेरे घर पे बहुत लंबी बात होती है और फिर उसके बाद 1-2 घंटे हमने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, क्योंकि वापस से फिर 8 बजे से वही क्लासेस शुरू करनी, जिसमें कि पूरा जागते हुए क्लास करनी, क्योंकि सोते हुए क्लास करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल, सोते हुए क्लास करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए हम थोड़ा सो लेते हैं। हालाँकि ये इन्होंने एक बात ज़रूर छुपाई होगी, ऐसा मुझे लग रहा है, इनकी बात नहीं, ये अध्यात्म की क्लास भी ज़रूर करती होंगी। आप क्या करते हैं? हमारा 8 से मतलब मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो 8 से 10 हमारे लेक्चर्स होते हैं। फिर उसके बाद 10 से 1 हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, और फिर क्लिनिकल पोस्टिंग के बाद फिर 2 से 4 हमारी लैब होती है, एंड फिर उसके बाद शाम का टाइम हमारे पास बचता है। लेकिन फिर हमें मतलब कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हमें इवनिंग पोस्टिंग भी हम कभी कभी अटेंड कर लेते हैं अपनी मर्जी से, तो क्योंकि सीखने के लिए मिल जाता है। तो तो ये फिर पहले ऐसे जूनियर डॉक्टर हैं जिनकी ट्रैफिक वाली ज़िंदगी है, रुक-रुक के, कभी ये करना, कभी वो करना, हालाँकि सीनियर हैं इसलिए इनको करना पड़ेगा। आपका क्या है मैम? जी, मैं और श्रुति सेम क्लास में हैं, तो हमारा भी 8 से 4 तक क्लास रहता है, तो मैं 6 बजे उठती हूँ। मैं सुबह में पढ़ने वाले बच्चों में से हूँ। तो हमारा 8 से 4 तक क्लास रहता है। फिर 4 के बाद जैसा श्रुति ने कहा, हमारी क्लासेस बहुत लंबी होती है, तो हम उसमें दिन में ज़रूर थक जाते हैं। हमें थोड़ा समय चाहिए होता है अपने लिए, अपने दोस्तों से बात करने के लिए। हाँ, मुझे अपने दोस्त बहुत पसंद हैं। तो हम उनसे बातें करते हैं, फिर उसके बाद हम शाम में साथ में पढ़ाई करते हैं, जैसे कि हमारा मन बना रहे इस दुनिया में। तो हाँ। और आप मैम? एक्चुअली मैं हॉस्टल में कम और मम्मी के साथ ज़्यादा रहती हूँ। वो डे स्कॉलर टाइप का है मेरा। तो यहाँ से जाने के बाद पहली बात जैसे आज एक एक्स्ट्रा हो गया थोड़ा, तो फिर 5 बजे के बाद घर जाना है। फिर वहाँ पे पहले तो रेस्ट करना है आधा घंटा, फिर मम्मी से पूरे दिन की बातें बतानी है 1 घंटे तक। उनको बताना है कि आज ऐसा हुआ, वैसा हुआ। फिर उसके बाद फिर नाश्ता किया, फिर उसके बाद फिर 1 डेढ़ घंटे मूवीज़ देख ली, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया। उसके बाद फिर पढ़ाई करते हैं, फिर 2 घंटा मैक्सिमम, फिर सो जाते हैं क्योंकि हम 8 से 10 घंटा सोते हैं। उसके बाद फिर सुबह से हमारा डेली रूटीन शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम मेडिकल में सिर्फ पढ़ाई करते हैं, हम बहुत मस्ती भी करते हैं। एक्चुअली हमारी मस्ती ऐसी होती है, हर टेस्ट के बाद बच्चे घूमने चले जाते हैं। तो सैटरडे संडे एंड हर टेस्ट के बाद हम घूमते हैं, बाकी समय पढ़ते भी हैं और सब मैनेज करके चलते हैं ऐसे ही। पढ़ाई के बाद ये ज़रूरी है कि मम्मी को हर बात ज़रूर बताएं। बिल्कुल सही बात है कि घर पे ये बातें, हालांकि मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये समझ सके स्टूडेंट जो ये समझते हैं कि नहीं नहीं बहुत टफ पढ़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है। कि देख ही रहोगे यहाँ तमाम पढ़ाई के बाद कुछ ने बताया कि हम तो जाते हैं मतलब एज ए इंटर्न, लैब में भी जाते हैं, पैथोलॉजी में भी, तमाम जगह जाते हैं, और कुछ ने बताया कि हम सो जाते हैं। और कबीर दोहा गल, उनको तो 8 से 10 घंटे की नींद। तो सभी लोगों से बात करी। आखिरी सवाल, जब आप लोग क्लास में जब रहते हैं सभी से ये मतलब ये, तो कभी ये मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर तो सभी ने देखी होगी, तो ऐसी कभी मस्ती हुई है कि कोई स्टूडेंट बीच में ही सर के साथ चकल्लस कर लेता है? नहीं, ऐसा कभी आपने? नहीं 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 बिल्कुल कभी आपने? नहीं, हमारे प्रोफ़ेशन में इज़्ज़त की सबसे ज़्यादा अहमियत है, चाहे वो मरीज़ की हो, चाहे वो टीचर की। उसमें भी वो सम्मान ही करता है, कुछ ऐसा अभद्र नहीं करता है। बस ये है कि वो एक है ना कि पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हैं, तो कुछ नहीं हुआ साथ में अगर अपने, अब मान लीजिए कि अभी हम और आप जा रहे हैं, हमको 200 किलोमीटर दूर जाना है, अब सफ़र में क्या करें, हम गाना गाते हुए चले जा रहे हैं, तो क्लास चल रही है, काफ़ी बोर हो गए, तो कुछ नहीं हुआ, गुनगुनाने लगे गाना। तो कभी ऐसा भी हुआ है क्या? हाँ? टीचर्स खुद नहीं, बुलाते हैं तो हम कर लेते हैं। अच्छा, टीचर खुद बुलाते हैं? वो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो 8-10 मिनट के लिए बोल देते हैं कि किसी को कुछ दिखाना है, टैलेंट दिखाना है तो आके दिखाओ। तो वो खुद भी हमें एंटरटेनमेंट के लिए बुला लेते हैं। और पढ़ाई के समय पढ़ाई, एंटरटेनमेंट के टाइम एंटरटेनमेंट, दोनों का मौका हमें बराबर मिलता है। हमारे टीचर्स ज़्यादातर ये इंश्योर करते हैं कि हम लोग क्लास के वक्त बोर ना हो जाए। तो वो कभी कभार मजाकिया वे में पढ़ाते हैं हमें, जैसे कि हमें ये चीज़ें याद रहें, क्योंकि हर आदमी, अगर हम 8 घंटे तक सिर्फ एक ही आवाज़ में सारी चीज़ें हमारी सुनती रहें, तो आदमी का एक नेचर है कि हम लोग बोर हो जाएंगे। तो हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो वो ये चीज़ समझते हैं कि बच्चे हर समय नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो भी हमारे लिए हमारे क्लास में ज़रूर इंश्योर करते हैं कि हम लोग भी थोड़ा रिलैक्स कर सकें क्लासेस के। टीचर भी इस बात को समझते हैं कि बच्चे बोर ना हो। जब टीचर को ये लगता है कि हाँ, पढ़ाई हो चुकी है और वक्त है,
तो वो खुद ही स्टेज पर या ब्लैक बोर्ड के पास बुला लेते हैं और जिसकी जो एक्टिविटी है, जो हॉबी है, वो अपनी प्रेजेंटेशन दे सकता है, चाहे वो सिंगिंग हो और चाहे वो शायरियाँ हो या और चीज़ें हों। तो आज के लिए इतना ही। मनोज पांडे, न्यूज़ 24 सचिन सैनी के साथ।